हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आज की इस वीडियो में। और इसमें आज हम करेंगे क्या, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में राजा अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कितने में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आज से निम्न कुल से उत्पन्न, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या कहा है? निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। देखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो आप विष्णुगुप्त या कौटिल्य बता सकते हैं। ठीक है, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। इम्पोर्टेंट है, पैट 2021 का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा था। ठीक है, पैट 2021 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त जो मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नोलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। ठीक है, कौन कौन से प्रांत दे दिए? काबुल, कांधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। ठीक है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर किसके बने हैं? लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। किससे अलंकृत किया गया? पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बने हैं? उद्यान बने हैं और चिड़ियों के लिए बसेरे बने हैं। चलो आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। किसने किया था? एम्पियानस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी उपहार में दिए? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। कब हुई थी? उपवास के द्वारा हुई थी।
आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। किसको जानते हैं अमित्रघात के नाम से? बिंदुसार को। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, ठीक है, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बरिसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार या बरिसार कहा गया है। आगे देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैकस नामक राजदूत भेजा। कौन भेजा? डाइमैकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे माना जाता है? जो डाइमैकस नामक राजदूत था उसको ही क्या माना जाता है? उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। देखिए इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म में बिंदुसार को क्या गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है, पहले किसको भेजा? सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक। अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिलेबस में क्या दिया था? सिलेबस में दिया था आपका मौर्य साम्राज्य और अशोक। ठीक है, तो मैंने मौर्य साम्राज्य पूरा ही ले लिया। ठीक है, लेकिन विशेषतर हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अशोक के बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा गद्दी पर? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? पूछ लिया जाएगा। अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? अशोकावर्धन। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कब किया था? अशोक ने अपने अभिषेक के जो अब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तौसली पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। देखिए प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम एक राजदूत भेजा था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इम्पोर्टेंट है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, अशोक ने आजीवकों को रहने के हेतु दरबार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विषुव झोंपड़ी था। कौन कौन सी गुफाएं थीं? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विषुव झोंपड़ी। ठीक है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। कौन से स्तंभ लेख में किया गया? 7वें स्तंभ लेख में। तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना मख्याली घोषाल ने की थी। देखिए जो आप दर्शन पढ़ते हैं ना और जो संप्रदाय पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया आजीवक संप्रदाय की घोषणा मख्याली घोषाल ने की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है,
अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था कि अशोक ने किस किस को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। बौद्ध परंपरा में उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने निर्माण करवाया था? कितने स्तूपों का? 84,000। ठीक है, 84,000 उसने स्तूप बनवाए थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्यमाइक लिपियां का प्रयोग हुआ। देखिए कौन कौन सी लिपियां थीं? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियां थीं। इनका प्रयोग इसमें अशोक के शिलालेखों में किया गया है। आगे देखते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? अरमाइक लिपि का अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष मिले हैं भारत से। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे दिया खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। कौन कौन से भाग हैं? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पादरेंटी पैंथलर ने की थी। कौन ने की थी? पादरेंटी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। जेम्स प्रिंसेप को, किसको हुई? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखिए इंपॉर्टेंट है। पहले शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में क्या है? इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, चौथा शिलालेख है। इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है, तो किस अभिलेख में कहा गया ऐसा? 10वें शिलालेख में कहा गया। 11वां शिलालेख देखिए, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। आगे देखिए 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया? 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये अशोक के शिलालेख थे। आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोजशाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभलेख फिरोजशाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने की थी। ठीक है, लौरिया
अरेराज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है, चित्र बना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कौशाम्बी अभिलेख को किसका अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुद्रदेही है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अशोक का सार ए कुना कंदार अभिलेख ग्रीक एवं आर्माइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए, और यहाँ पे देखिए मौर्य प्रांत में उत्तरपथ तक्षशिला अवंती राष्ट्र उज्जैनी कलिंग की तोसली दक्षिण पात की स्वर्णगिरी प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र। ठीक है, ये इनकी क्या थी? राजधानियाँ थीं। आगे देखते हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसों को कहा गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चर किसे कहा गया है? जासूस को कहा गया है। ठीक है, चर किसको कहा गया है? जासूस को कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रांतों के प्रशासक कुमार एवं आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। क्या कहलाते? राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। आगे चलते हैं, देखिए। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजा का पुत्र होता था, दैवरिक होता था, राजकीय द्वार का रक्षक, अंतर्वेदिक होता था, अंतःपुर का रक्षक, समहर्ता होता था, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता होता था, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रसाता होता था, कासागार का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष, प्रादेष्ट्रिट होता था, कमिश्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। पौर होता था नगर का कोतवाल, व्यावहारिक होता था प्रमुख न्यायाधीश, नायक होता था नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक होता था उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का होता था अध्यक्ष, दंडपाल होता था सेना का सामान एकत्र करने वाला, द्रगपाल होता था द्रग रक्षक, अंतपाल होता था समीपवर्ती दुर्गों का रक्षक। आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। इम्पोर्टेंट है गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। सबसे छोटा क्या था? गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, इम्पोर्टेंट है, वसूला जाता था। इसे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई का मार्ग निर्माण अधिकारी था। ठीक है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। ठीक है, तो एक और बार देख लेंगे इसके। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने? 50,000 पैदल यानी अश्वरोही सैनिक कितने थे? 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात
सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रशासनिक समितियाँ कुछ दी गई हैं। प्रथम उद्योग एवं शिल्पी कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तु की विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ बिक्री कर वसूलना। ठीक है, आगे देखते हैं। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामर्त्य सरप नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। देखिए यहाँ पे कुछ सैन्य समिति दी गई हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। प्रथम जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ अश्वरोही की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। छठवीं रथ सेना की देखरेख। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, तो राजुक किसे कहा जाता? न्यायाधीश को कहा जाता था राजुक। आगे चलते हैं। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। ठीक है, बिना वर्षा के अच्छी उपज पैदा करने वाले को अदेव मात्रक कहा जाता था। और देख लेते हैं। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद कितने भागों में बांटा? 7। ठीक है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपजेवा कहलाता था। नंद वंश के विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। ठीक है, सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो यह था मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य काल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, आएगा क्वेश्चन, संभावना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपका इस वीडियो में पूरा करा दिया। देखिए तेज़ी में करा दिया है। कृपया आप इसको अगर एक बार में नहीं तो आप दोबारा भी इसको 2x की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।